हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आप देखिए, ये जो एनसीईआरटी सीरीज़ हम कर रहे हैं और जैसे जैसे एक एक क्लास ऊपर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ जो उद्देश्य है इस एनसीईआरटी को डिस्कस करने का, वो मोटा उद्देश्य ये है कि आपकी समझ विषय के बारे में बेहतर हो जाए, और ताकि जब आप इसको इन विषयों को बहुत डिटेल में पढ़ें, अपने पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ें, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, तो फिर आपको दिक्कत ना हो। आप जब टेक्स्ट बुक पढ़ें या कोई बड़ी गंभीर चर्चाओं में भी आप भाग लें अपनी तैयारी के दौरान, तो आप बहुत कंफर्टेबल फील रहें। तो ये सारी जो आपकी बुनियादी ज़रूरतें हैं आपकी तैयारी की, वो एनसीईआरटी पढ़ने से हो जाती। तो इसलिए हम इन सारी चीज़ों को उसी तरीके से देख रहे हैं, ताकि आपका जो मोटिव है, वो जो पर्पज़ है, वो सर हो सके। अब जैसे जैसे ये लेवल बढ़ता जाएगा, आपसे अपेक्षाएं वैसे बढ़ती जाएंगी कि आप इसको इस तरीके से समझें। और चूंकि ये बड़े वैज्ञानिक तरीके से पुस्तकें लिखी गई हैं, तो अगर इनके उद्देश्यों के साथ हम इसको पढ़ेंगे तो बेहतर इसका हम लाभ उठा पाएंगे। तो आज 10वीं क्लास की एनसीईआरटी शुरू करनी है आज से, और विषय शुरू करें, मतलब जो टॉपिक है वो शुरू करें, उससे पहले एक थोड़ा सा एक रिकैप भी ले लें, और ताकि आपके समझ में चीज़ें आ जाएं कि हमने चीज़ों को कैसे समझना है, एक मोटा आइडिया कि हमने क्या क्या आपसे अभी तक डिस्कस किया है, तो एक अंदाज़ा आपको लग जाए, और फिर हमारी आगे की बातों के लिए एक फ्रेम बन जाएगा। तो अब देखिए, हमने क्या पढ़ा है कि जो पॉलिटी है, जो राज व्यवस्था है, राज व्यवस्था is nothing but a mechanism which talks about the development of their citizens। ये जो राज व्यवस्था है, ये कुछ और नहीं, एक व्यवस्था है जो बात करती है नागरिकों के विकास की, नागरिकों के विकास की बात करती है। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा सिस्टम है जो अपने सिटीजन्स की डेवलपमेंट को इंश्योर करती है, उनके विकास के बारे में बात करती है। अब जब नागरिकों के विकास की बात होगी कि सिटीजन्स के डेवलपमेंट को इंश्योर करना है, तो वो कैसे होना चाहिए? वो एक व्यवस्था, एक मैकेनिज्म, एक पूरी एक शासन व्यवस्था के तहत होना चाहिए। तो नागरिकों के विकास की जब बात करनी है, यानी हम ये कह रहे हैं कि जो व्यवस्था का केंद्र बिंदु है वो कौन होगा? पीपल, ये नागरिक होंगे। हमारा कहने का मतलब ये है, तो जब हम नागरिकों को ध्यान में रखकर किसी व्यवस्था के बारे में सोचते हैं, तो हमारे लिए केवल एक ही शासन व्यवस्था समझ में आती है, वो है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। शासन व्यवस्थाएं बहुत हैं, आप जानते हैं, राष्ट्रतंत्र है, अधिनायक तंत्र है, तमाम सारे व्यवस्थाएं हैं। लेकिन जब हम नागरिकों के विकास की बात करते हैं, तो हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही प्राथमिकता देते हैं। और लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्राथमिकता क्यों देते हैं, क्यों चाहिए, व्हाई वी नीड डेमोक्रेसी? हमने 9th की क्लास में बहुत डिटेल में इन सारी चीजों, पहला अध्याय यही था कि लोकतंत्र क्यों है, क्यों चाहिए। तो यहां डेमोक्रेसी को अपनाने के पीछे जो तमाम सारे डिस्कशन हम कर चुके हैं, लेकिन उसको बिल्कुल कॉन्क्रीट अगर निकाले, तो सब लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल को इंश्योर करना कंपैरेटिवली आसान है। मतलब जो जनता की सहभागिता है, जनता की सहभागिता को सुनिश्चित करना इसी व्यवस्था में सबसे ज्यादा आसान है कि जनता को कैसे इन्वॉल्व करे। बात अगर लोगों के तंत्र की है, लोगों के विकास की बात होती है, तो जब लोगों के विकास की बात कर रहे हैं, तो हमें एक ऐसा तंत्र, एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें उन्हीं की इन्वॉल्वमेंट हो, जिनके डेवलपमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। यानी अगर हम टीचर्स, हम एक संस्थान के रूप में आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ प्लान करना चाहते हैं, तो कितना अच्छा हो कि हम आपकी आवश्यकताओं से परिचित हों, ठीक है, आपकी जरूरतों का ध्यान रखें, ताकि हम बेहतर तरीके से अपनी डिलीवरी कर पाएंगे, अपनी योजनाएं बना पाएंगे। तो ये आपके इन्वॉल्वमेंट के बगैर, आपसे कम्युनिकेट किए बगैर ये पॉसिबल नहीं है। और अगर जनता के हितों की ही हम बात कर रहे हैं, तो जनता की सहभागिता के बगैर वो व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इसीलिए लोकतांत्रिक सबसे अच्छा विकल्प है हमारे लिए। तमाम सारे चैलेंजेस आपने पढ़े, अभी आगे और भी पढ़ेंगे।
लेकिन बावजूद उसके लोकतांत्रिक व्यवस्था कंपैरेटिवली सबसे बेहतर विकल्प है। ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये चलाने के लिए हमने ये भी समझा था कि आवश्यकता क्या है कि साहब कुछ निश्चित, चूंकि वी आर कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, विभिन्नताओं का देश है हमारा। ये हम कई बार छठी क्लास के पहले अध्याय से ही पढ़ते आ रहे हैं, विभिन्नताएं और सारी क्या डाइवर्सिटी है, कितनी सारे इनइक्वालिटीज वगैरह हैं, ये सब हमने सब बहुत डिटेल में समझा है। तो यहां अगर इस व्यवस्था को बांध के रखना है, इसके लिए जरूरी है कि कुछ निश्चित कानून होने चाहिए, और ये कानून भी कैसे होने चाहिए? सर्वमान्य, जो सभी माने, इस देश में रहने वाले किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग इस कानून को माने। तो एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। और इन्हीं सारे संदर्भों में हमने ये समझा कि अगर ऐसी जरूरत है तो हमको आवश्यकता होती है एक संविधान की। वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमने बहुत डिटेल में समझा है। हमने ये भी समझा है कि किस तरीके से जनता की सहभागिता की आवश्यकता है, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन रूलिंग सिस्टम, दैट इज व्हाई वी नीड डेमोक्रेसी। मतलब हमने इसके जवाब में समझा व्हाई वी नीड डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है। तो हमने बहुत डिटेल में ये सारी चीजें समझी हैं। फिर हमने समझा है कि ये इसको रेगुलरली, इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमको कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए। चूंकि वी आर कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, विभिन्नताओं का देश है, अलग अलग मान्यताओं के लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग रहते हैं। तो इन सबको बांधे रखने के लिए कुछ सर्टेन कानून चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ सुप्रीम लॉ चाहिए जिसको सभी लोग माने। तो ये जरूरत पूरी की हमारे लिए संविधान ने। हमने ये भी बहुत डिटेल में पढ़ा कि व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। और फिर इसी संविधान की आवश्यकताओं को के अनुसार कि भाई अगर ये सारी चीजें हमको चाहिए तो जनता की सहभागिता को ये सुनिश्चित करेगा। तो फिर हमने इसी संविधान के अनुसार समझा कि जनता के के सहभागिता को, उनके पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है हमारे पास, वो क्या है? इलेक्शंस, चुनाव। हमने ये भी समझा कि चुनाव की जरूरत क्यों है, क्या राजनीति है, और सारी चीजों को हमने डिस्कस किया है 9वीं क्लास में। फिर चुनाव की से बनेगा क्या, चुनाव करके हमको क्या हासिल हो जाएगा। तो हमने ये समझा है कि चुनाव करके हमको जो मिलता है वो क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं हमने पूरा समझा था कि किस तरीके से लेजिस्लेचर, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सारी चीजें हमने बहुत डिटेल में समझी। फिर उसमें कार्यपालिका को भी बड़े समझा के साथ कुछ फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है जिसको आप ब्यूरोक्रेसी के रूप में जानते हैं, कुछ टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती है, राजनीतिक कार्यपालिका, आपने मंत्रिमंडल वगैरह ये सारी बातें समझा। संस्थाओं के कामकाज को बहुत डिटेल में समझा कि क्या प्रक्रिया होती है, कोई नीति लेने में कितने सारे प्रोसेसेस होते हैं। हमने तमाम सारा वो आरक्षण वाला एग्जाम्पल लेके समझा था कि कैसे नोटिस बोर्ड पे लगने से और पार्लियामेंट में डिस्कस होने से फिर बाद में फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक जाने में और जनता के मानने के बीच पूरी प्रक्रिया को हमने बहुत डिटेल में समझा था। और फिर सारी चीजों को करने के लिए अंत में इन सारी व्यवस्थाओं, इन संस्थाओं पर भी रेगुलेशंस की जरूरत है, नियंत्रण की आवश्यकता है ताकि ये बेहतर तरीके से काम करे। और इसी संदर्भ में हमने समझा था कि वी नीड राइट्स, अधिकार की आवश्यकता है। हमने अधिकार की, जनता के अधिकार की आवश्यकता है कि जनता को कुछ अधिकार दे दिए जाए ताकि संस्थाएं अपनी एक बाउंड्रीज के तहत काम करें, कुछ सर्टेन लिमिटेशंस के तहत काम करें। तो ये सारी बातें हमने कल तक की क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया था हमने, बहुत डिटेल में चीजों को समझा। अभी और ज्यादा डिटेल में समझना है इसको आगे। तो ये इतनी सारी बातें हमने पिछली 9वीं क्लास में कर लिया। तो यहां से अब चीजें आगे बढ़ रही हैं। अब आप एक एक स्टेप पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज से 10वीं क्लास की शुरू हो रही है एनसीईआरटी,
और आज की जो क्लास है वो आप ये समझिए कि मतलब उसका डायरेक्टली पॉलिटी से कोई रिलेशन नहीं है, बहुत सारी चीजें वहां से परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता, लेकिन इस क्लास का महत्व ये है कि आपकी समझ कि आपने ये जो सारी चीजें अभी तक आप छठी से लेकर 9वीं क्लास तक पढ़ते हुए आए हैं, इसका अप्लाइड पार्ट क्या है, इसका इंप्लीकेशन क्या है। क्या दुनिया में ऐसे एग्जाम्पल है, हम हर बात पे अपने ही देश का उदाहरण ले लेते हैं और अपने ही देश के जो भी उपलब्धियां हैं, चाहे जो भी चुनौतियां हैं, हमारी सारी सोच समझ उसी में बंध के रह जाती है। जबकि अगर आप एक अधिकारी बनने की बात सोच रहे हैं, इसी व्यवस्था में पार्टिसिपेट करने की बात कर रहे हैं, तो आपके पास जो समझ है वो बहुत व्यापक है। और आप जब अपनी खुली आंखों से देखते हैं तो आप देखते हैं कि दुनिया में कितने सारे चैलेंजेस हैं, कितनी सारी अचीवमेंट्स हैं। कई सारे देशों ने बहुत सारे चैलेंजेस के बीच में उन चुनौतियों से जूझते हुए तमाम सारी सफलताएं हासिल की, और उससे हमको बहुत प्रेरणा मिलती, हमेशा से मिलती रही है। दुनिया के अलग अलग देशों को दूसरे देशों से प्रेरणा मिलती है। हमको कई बार दूसरे लोगों की उपलब्धियां हमें बहुत प्रेरित करती, दूसरे लोगों का फेल्योर बहुत प्रेरित करता है, तो हम सजग हो जाते हैं दूसरे की परेशानी को देखकर। ठीक है, किसी और को बीमार देखा, हमने अपने मुंह पे मास्क लगा लिया, अपने आप को केयर करते हैं। ठीक है, किसी और की अचीवमेंट देखी, हम अकॉर्डिंगली प्रयास करना शुरू कर देते हैं, तो दूसरा हमें बहुत प्रभावित करता है। तो इसलिए दूसरों की भी चीजों के बारे में कि कैसे उनके अचीवमेंट्स रहे या जो भी फेलियर रहा उसके पीछे क्या कारण है, तो ये हमें प्रेरित करते हैं अपनी उपलब्धियों और अपनी चुनौतियों को व्यवस्थित करने में। यानी हम अपनी चुनौतियों का सामना भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास उदाहरण है, और हम अपनी उपलब्धियों को भी निश्चित कर सकते हैं क्योंकि उसके भी उदाहरण बहुत सारे मिलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो इसी दुनिया में तमाम सारी चुनौतियां हैं जिसमें से बहुत सारी चीजें हमारे अपने देश में मैच करती हैं। अब यहां से आपका काम है कि आप थोड़ा सा सोचना शुरू करें। मैं फिर कह रहा हूं, आपका आज का टॉपिक डायरेक्टली एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। यूपीएससी आप में से जो लोग दे रहे हैं उनके लिए थोड़ी बहुत मदद भी करेगा, लेकिन बाकी सब लोगों के लिए सब चीजों को समझने में बहुत जरूरी है। आज हम इसको स्किप भी कर सकते थे, लेकिन मैंने इसको चाहा कि नहीं, ये आपको समझना चाहिए। और जो आप अपने देश के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, आप देखिए दुनिया के लोग भी ऐसी ही चीजों का इस्तेमाल करके कैसे बेनिफिट इंश्योर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज से हमारी 10वीं क्लास शुरू हो रही है। पहला ही अध्याय है हमारा, और जो पहला ही अध्याय है बहुत खूबसूरत टॉपिक है इसका, सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता का मतलब ही है पावर, और साझेदारी का मतलब शेयरिंग। तो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पावर शेयरिंग। हम सत्ता की साझेदारी की बात करें कि जो शक्तियां हमको हासिल हैं, हम उसकी साझेदारी या तो कर सकते हैं या बांट सकते हैं, और सभी उस शक्ति का उपभोग कर सकते हैं, या फिर हम उसको केंद्रित रख सकते हैं और फिर तमाम सारे संघर्षों को जन्म दे सकते हैं। तो क्या इन बातों के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं? जी बिल्कुल है। आज का टॉपिक उसी के बारे में बात कर रहा है। तो आइए आप बिल्कुल साथ में देखते हैं कि ये टॉपिक्स क्या डिस्कस करते हैं। तो परिचय, जो इंट्रोडक्शन है वो क्या कहता है, हमेशा की तरह हम लाइन बाय लाइन चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे। यहां ये कहता है, इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। मतलब 9th की क्लास में आपने पढ़ा, हमने वो एक रिकैप ले भी लिया है। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। वो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, देखिए यहां दिया भी है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। यानी ये जो बंटवारा है कि जनता की शक्तियां वो बटी रहे कि साहब ये एक भाग है जो नीतियां बनाएगा, कानून बनाएगा, दूसरा उसको लागू करेगा, और तीसरा कोई विवाद होने पे न्याय देगा। तो ये जो शेयरिंग्स ऑफ पावर है, ठीक है, जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, ये बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और ये हमारे लोकतंत्र को और ज्यादा खूबसूरत बनाता है। तो पहले 3 अध्यायों में हमने सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को, मतलब पहला जो इस क्लास में जो पहला 3 टॉपिक होगा वो इसी डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत ब्यूटीफुली ये आगे डिस्कस करेंगे।
और ये कह रहे हैं आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की दो कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। मैंने कहा दुनिया के एग्जाम्पल लेने हैं, तो दो देशों के एग्जाम्पल हैं, बेल्जियम और श्रीलंका। देखिए आज हमारे देश की बात नहीं हो रही, दूसरे देशों की बात हो रही है। आप केवल कंपेयर कीजिएगा क्या हमारे देश में भी ऐसी स्थितियां हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती, मतलब हर देश में अलग अलग शासन पद्धति है, सब अपने आप को लोकतांत्रिक भी क्लेम कर रहे हैं, और वो कैसे इस डिस्ट्रीब्यूशन को पावर ऑफ मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को कैसे इंश्योर करती हैं, कैसे उसको सुनिश्चित करती हैं। इन घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों। तो जो इन एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग श्रीलंका और यहाँ इनके क्या कहते हैं बेल्जियम के, तो बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल को समझने का मोटिव ही यही है कि लोकतंत्र के सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों है, क्यों हमारे देश में इस तरीके से बंटवारा है, या उनकी व्यवस्थाओं में उन्होंने किया है नहीं किया है, क्या है उसका क्या बेनिफिट है, क्या लॉसेस हैं, ये समझने में मदद मिलेगी। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई। यानी हमारा एक बेस तैयार हो जाएगा जो हमको अगले टॉपिक में डिस्कस करना है। अब आइए बेल्जियम और श्रीलंका क्या कहानी क्या है इसको समझते हैं। ये कह रहा है बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। हाँ, यूरोप में एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं बेल्जियम की क्या हैसियत है। ठीक है, तो बेल्जियम हमारे देश में जो हरियाणा की पोजीशन है, ठीक है, मतलब पूरे देश की पॉपुलेशन का केवल 2% लोग हरियाणा में रहते हैं, छोटा सा राज्य है। तो बेल्जियम की जो स्थिति है वो हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है, उससे भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती हैं। ये बहुत ध्यान से, अब यहां से खास करके आप में से वो स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो अपने बिल्कुल कान खड़े करके इस टॉपिक को समझे, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस और इन सारी चीजों की समझ आपके लिए बड़ी जरूरी होती। और इन किताबों का पढ़ने का फायदा ये हो जाता है कि वो तरीका हाईलाइट हो जाता है कि आप किसी समस्या को देखेंगे कैसे। तो जब आप अपने देश के संदर्भों में बात करेंगे तो ये मैकेनिज्म, ये पद्धति आपको बहुत मदद करेगी। तो बहुत ध्यान से इन सारी चीजों को समझते हुए चलिए। तो जब बात हो रही है किसी देश की, तो पहली चीज इसने क्या बताया कि पड़ोसी देश कौन से हैं, और उनकी भी स्थितियां बहुत प्रभाव डालती हैं। तो जब भी आप अपने देशों की भी बात करेंगे, जब बहुत मतलब ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव पे जब आप बात करेंगे अपने देश की चुनौतियों की, तो हमारी पड़ोसियों की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती। तो यहां से अब आपका लेवल थोड़ा थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो रहा है, तो इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। तो ये कह रहे हैं कि जो बेल्जियम, सबसे पहले बेल्जियम की बात हो रही है कि बेल्जियम फ्रांस, नीदरलैंड और जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती है, इन 4 देशों से लगती है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। ठीक है, इस छोटे देश के समाज की जातीय बुनावट बहुत जटिल है। ठीक है, यानी कुछ आबादी का 49% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। शेष 40% लोग वेलोगुने, ये उनके बेल्जियम के क्षेत्रों के नाम है। ठीक है, तो 40% लोग वोल्निया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। यानी आपने यहां ये समझा है कि ये जो बेल्जियम है, ये बेल्जियम, ये क्या हो रहा है, इसके एक तरफ तो इसकी सीमा फ्रांस है, एक तरफ नीदरलैंड्स है, एक तरफ जर्मनी है और एक तरफ लक्समबर्ग है। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, मतलब समझने के लिए। अब यहां पर ये क्या बता रहे हैं कि इसमें जो इनका जो बुनावट है, तो इस देश में रहने वाले, अब जाहिर सी बात है कि इन देशों का भी प्रभाव होगा। जैसे अगर आप भारत की बात करें तो भारत में मान लीजिए हमारा भारत ऐसा है, मतलब है, इससे सुंदर है, लेकिन सपोज अब यहां जो पाकिस्तान में जो लैंग्वेजेस हैं, जिस तरीके का कल्चर है और जो भाषाएं बोली जाती हैं, जिस तरीके का रहन सहन है, वो हमारे इस जो ईस्टर्न पार्ट से बहुत मिलते हैं। पंजाबी कितनी अच्छी बोली जाती है पाकिस्तान में भी, एक्सेंट भी बिल्कुल वैसा ही है।
यानी अगर इधर का आदमी इधर आ जाए या इधर का आदमी इधर चले जाए तो बिल्कुल पहचान पालना बड़ा मुश्किल है। बातचीत, रहन सहन सब कुछ एक जैसा है, पहले एक था भी। ठीक है, यहां आप आके देखेंगे श्रीलंका, यहां का कोई आदमी अगर तमिलनाडु में चला है तो बढ़िया तमिल बोलता है, तमिलनाडु के लोग यहां बहुत सारा काम करते हैं, यहां भी तमिल लैंग्वेज है, तो सेम मतलब पता नहीं चलेगा कि कौन श्रीलंकाई है कौन तमिलियंस है, एक जैसी भाषा, एक जैसी कल्चर लगभग। यहां हमारा कलकत्ता है, यहां से कोई बांग्लादेश चला जाए बढ़िया बंगाली बोलता है, एक जैसी भाषा, कल्चर, सारा कुछ। इधर का कोई आदमी इधर या इधर का कोई आदमी इधर जाए पता नहीं चलता क्योंकि भाषा संस्कृति सब एक जैसी। तो हर जगह लगभग ऐसा ही चीजें बंटवारा है। तो निश्चित रूप से इनका प्रभाव पड़ता है, इन सारी संस्कृतियों का प्रभाव पड़ता है, यही विविधता को पैदा करती और ये हर देश में ये समस्या है। और समस्या, अपॉर्चुनिटी, ये तो हमारी आपकी नीतियों पर निर्भर करता है। तो यहां ये वही बता रहा है कि जो कुल आबादी है उसका 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है। एक इनका इलाका है, आप ऐसे मान के फ्लेमिश में 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है, जो कि वहां की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, वो डच बोलता है। ठीक, जो 40% है वो वोल्विया क्षेत्र में दूसरे पार्ट में रहता है। इस 40% के लोग फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, कॉलोनी भी रही है यहां फ्रांस की। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं, यानी जर्मन भाषा अपने साथ संस्कृति भी कैरी करती है ना। तो भाषा के साथ जैसे अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी आप बोले तो अंग्रेजी के साथ कुछ अंग्रेजियत भी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें, भाषा अपनी संस्कृति को अपने साथ कैरी करती है, इसीलिए भाषाओं के विकास में बहुत जोर दिया जाता है। आप देखिए, अलग अलग भाषाई संघर्ष की बात होती है, वो भी क्यों होती है? वो इसीलिए क्योंकि भाषा अपने साथ अपनी परंपरा, अपनी जो ट्रेडिशन है उसको भी कैरी करती है। तो धीरे धीरे हर चीज, सोच, विचार, पहनावा, धीरे धीरे सब कुछ उसी भाषा के अनुरूप होना शुरू हो जाता है। तो भाषा का बड़ा रोल है, इस पर भी हम कभी बात करेंगे बहुत डिटेल में। तो यहां इस तरीके से ये बेल्जियम की बात बता रहा है कि किस तरीके से ये बंटवारा किया गया, अलग अलग भाषाओं के लोग बोलते हैं, तो अलग अलग भाषाएं, अलग अलग कल्चर होगा। अब यहां से संघर्ष की शुरुआत हो सकती है, मतलब कहने मतलब डाइवर्सिटी आ गई, विभिन्नताएं आ गई, विभिन्नता आ गई तो संघर्ष की संभावना बनती है। अच्छा, फिर ये क्या कह रहा है कि राजधानी ब्रुसेल्स में, जो बेल्जियम की राजधानी है, 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। अब लीजिए, ठीक है, और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। ठीक है, जो राजधानी है उसमें 80% लोग, यहां 40% क्षेत्र में फ्रेंच बोल रहे हैं, यहां 59 में, और फिर जो राजधानी है उसमें 80% लोग फ्रेंच बोल रहे हैं और 20% लोग डच लैंग्वेज बोल रहे हैं। ये एक तरीके का कैटेगराइजेशन हुआ। अब यहां अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग, अब यहां अल्पसंख्यक ऑब्वियसली जो फ्रेंच बोलते हैं वो अल्पसंख्यक ही होंगे, माइनॉरिटी होंगे, तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। अब जैसे हमारे देश में अंग्रेजी बोलने वाले कम लोग हैं, लेकिन ज्यादा समृद्ध स्थिति किसकी है? अंग्रेजी बोलने वालों की। ठीक है, तो कई बार अन्य भारतीय भाषाओं से, खास करके हिंदी को लेकर तनाव हो जाता है। तो यहां हमारे देश में वैसे भी अंग्रेजी को भाषा नहीं, इसको स्किल के रूप में देखते हैं, और कई बार तो वो हमारे स्टेटस का सिंबल हो जाता है। तो खैर, हमारे देश की स्थिति भाषाई आधार पे अलग है, क्योंकि हमारे देश में अपनी ही भाषाओं का वितरण बहुत ज्यादा है। जो हमारी अपनी देश में जो विभिन्नताएं, भाषा, उसके चैलेंजेस एक अलग ही चैलेंजेस हैं। लेकिन यहां एक तरीके से भाषाई आधार पे अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का कैटेगराइजेशन किया गया बेल्जियम में। तो एक है जो बहुमत है, जो डच बोलता है, वो अपेक्षाकृत कमजोर है आर्थिक, सामाजिक और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंच बोलने वाले जो कम लोग हैं वो कंपैरेटिवली समृद्ध लोग हैं, वो रिच हैं। तो जाहिर है जो ज्यादा हैं और कमजोर हैं, इस बात की उनको ईर्ष्या होती है, जलन होती है। ठीक है, इसके चलते 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में देखा गया। ब्रुसेल्स जो उनकी राजधानी थी उसमें दिखा। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पमत में थे।
आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। मतलब एक तो इसने बेल्जियम में बता दिया, बेल्जियम में कुछ क्या क्या चीजें हो रही हैं। बेल्जियम में स्थिति क्या बात की, बेल्जियम में बात की गई कि किस तरीके से जो सिचुएशन है वो दो भाषाओं में बटी हुई है। जो बहुमत है वो डच बोलता है, जो अल्पमत है, जो क्या कहते हैं, जो माइनॉरिटी है वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलता है। अच्छा, जो माइनॉरिटी है वो कंपैरेटिवली समृद्ध है और जो बहुसंख्यक है वो उतने समृद्ध नहीं है, तो एक संघर्ष की स्थिति बन जाती है। ठीक है, तो ऐसी ही परिस्थिति एक और देश की है, उससे भी तुलना कर लें। ये है श्रीलंका, हमारा ही पड़ोसी है। ठीक है, अब ये तो पड़ोसी की बात हो गई तो थोड़ा और ध्यान से इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, ओके, तो एक द्वीपीय, मतलब श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, आपको मालूम है पोजीशन वो हिंद महासागर के बीच में एक छोटा सा आइलैंड जैसा है, जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। आप देखेंगे मतलब नक्शे में भी, और कई बार आप देखेंगे अभी तो बड़े सारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स और वो तमाम सारे फॉर्मेलिटीज है, नहीं तो बहुत बार नाव लेके चले जाते थे श्रीलंका। तो यहां पे कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, पूरे श्रीलंका की आबादी 2 करोड़। बहुत ध्यान से समझिएगा सिचुएशन, तभी हम उन उद्देश्यों को समझ पाएंगे। ठीक है, स्पेशली जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस दे रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, ये कई सारी चीजें समझने में आपकी मदद करेगा। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन यहां से ये समझ आपको बहुत कई सारी चीजों को देखने का नजरिया आपका बदल देगा। तो बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। तो ये कह रहा है कि श्रीलंका तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर की दूर पे स्थिति है, 2 करोड़ की आबादी है, यानी हरियाणा, लगभग हरियाणा के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग हैं, जैसे हमारे देश में ज्यादातर दक्षिण एशियाई देश में ऐसे ही हैं। जो साउथ एशियन लोग हैं उसमें बहुत ज्यादा इस तरह की डाइवर्सिटी। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है। सिंहली जो वहां की अपनी भाषा है, तो मतलब वहां के अपने लोग भी हैं। तो सिंहली आबादी कुल जनसंख्या की 74% है, मतलब बहुसंख्यक सिंहली है वहां। ठीक है, तो जो मूल निवासी हैं एक तरीके से यू कैन से सिंहलीज, तो वो नेटिव पीपल हैं वहां के, मूल निवासी एक तरीके से, तो उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, 74% है। तो फिर तमिल का नंबर आता है, फिर मतलब जो जनसंख्या की जो बाकी की आबादी है, तो मतलब जो बाकी की आबादी है वो तमिल है, जो तमिल भाषा बोलते हैं। ठीक है, तमिलों का नंबर आता है जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 18% है, और बाकी में भी उसमें भी 2% श्रीलंकाई मूल के हैं। ठीक है, तमिलों में भी 2 समूह हैं, एक श्रीलंकाई मूल का, एक भारतीय मूल का। तो इस तरीके से मोटे तौर पे श्रीलंका में 2 कैटेगराइजेशन है। एक 74% आबादी है जो बहुसंख्यक है, वो वहां के लोकल लोगों का है, सिंहलियों का है, और दूसरा 18% की जो आबादी है वो तमिल भाषाई है। तमिल में भी जो 18% है उसमें भी 2% लोग वो भी क्या कहते हैं, श्रीलंकाई मूल के ही हैं। ठीक है, जो तमिल भाषा बोलते हैं और चीजों तमिल कल्चर को फॉलो करते हैं। अब यहां कुछ चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान पे समझना चाहिए, जो क्रक्स है, और उसके बाद फिर वो घटना पर चलेंगे। ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी। ये देखिए, कहता है एक बात बोले भेद खोले। ठीक है, कितनी ब्यूटीफुली ये कह रहे हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। एथनिक शब्द का मतलब होता है जाति। अच्छा, जाति एथनिक वर्ड का ही मतलब होता है कि जो किसी एक ग्रुप के लोगों को डिनोट करता हो, मतलब वो जातीय शब्द सबसे अच्छा अनुवाद है इसका, एक जात के लोग। तो वो एक जात के लोग मतलब एक जैसे लोग, जैसे मान लीजिए आप सारे लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां इस वक्त आप एक जातीय लोग हैं, ऐसा होता है। यहाँ विभिन्न जातियों के लोग भी हो सकते हैं कि अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करें। कोई मेडिकल इंजीनियरिंग वाला हो सकता है बैठा हो अपनी जानकारी बढ़ाने वाला, ठीक है, हो सकता है कोई वाकई 10वीं क्लास का बच्चा बैठा हो। तो कहने का मतलब, एथनिक कहने का मतलब एक ही जात के, एक ही जातीय, एक ही समुदाय के लोग। तो अब ये इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग अलग मानता है, यानी वो साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है, मतलब अलग अलग समुदाय। किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य
मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी। मतलब एक जाति के लोग अपनी ट्रेडिशन, परंपरा की तमाम सारी कहानियां बताते हैं कि हमारे पूर्वज भी ऐसे थे, दैट इज व्हाई वी आर लाइक दिस, हम भी ऐसे ही हैं। ठीक है, तो यहां अब इसी यही है मानने की बात। अब हम में आप में से जो ये मानता है कि हम ईश्वर की संतान हैं, तो हमारे अंदर ईश्वरत्व के गुण आने चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखना चाहिए। वो कहेगा कि एको हम बहुश्यामी, वो ऐसी बात करेगा, वो सोहम की बात करेगा, ठीक है, वो इस तरीके की बात करेगा कि क्या मेरा क्या तेरा, इस तरीके की बात। जो कहता है हम बंदर की संतान हैं, जिनकी मान्यताएं ऐसी हैं तो उनकी हरकतें भी वैसी ही हैं। तो खैर ये मान्यताओं की बात है। तो यहां ये कह रहा है कि किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई, तभी वो समान है। अच्छा ठीक है, फिर ये क्या कह रहा है, जरूरी नहीं कि ऐसे समूह के सदस्य किसी एक धर्म के मानने वाले हों या उनकी राष्ट्रीयता एक हो। बिल्कुल सही बात है। अब यहां जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में है, वो एक जैसे लोग हैं, आप अभी नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए तो उनकी शक्लें अलग हैं, अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि उनकी रिलीजन भी एक जैसे, उनका कल्चर, रिलीजन वो अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं कि पंजाब में जो है वो केवल सिख रहते हैं, सिख के अलावा भी अन्य धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन बोलते सब पंजाबी हैं। ठीक है, ज्यादातर लोग उसमें पंजाबी ही बोलते हैं। तो ये सारी चीजें, ये वो सारी भाषाई आधार होगा। जब कभी आप इंटरनेशनल रिलेशन आपसे डिस्कस करेंगे और जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच के विवादों की बात करेंगे तो आप देखेंगे भाषा एक बड़ा आधार हो गया कि जिन्ना साहब बंटवारे के बाद पहले बांग्लादेश ही पाकिस्तान का भाग था, वो चाहते थे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी लोग उर्दू बोलें। अब उनकी टंग ही है बंगाली बोलने की, उनकी प्रैक्टिस बंगाली के, उर्दू की नफासत वो निकल ही नहीं पाता था मुंह से, उनकी प्रैक्टिस ही वैसी नहीं थी। बड़ी व्यवहारिक दिक्कत हुई, उर्दू कैसे बोलने लगे। अब हम ही को आके कोई अंग्रेजी तो चलो समाओ हमने सीख ली, कोई और भाषा लाके थोप दे तो कितना दिक्कत होगा हमको। वैसे अंग्रेजी ने ही बुरा हाल कर रखा है बहुतों का, तो यहां आके कितनी दिक्कत होती है। तो ये सारी चीजें यहां होता क्या है कि आप एक समुदाय के लोग हैं। अगर आप कहते हैं साहब हम यूपी के, हम बिहार के, अब बिहार के एक जैसा एक्सेंट, एक जैसी भाषा, वो अलग अलग धर्मों के लोग होते हैं, अलग अलग जातियों के लोग होते हैं, लेकिन भाषा लगभग एक जैसी है, एक्सेंट, बोलने का तरीका, रहन सहन लगभग एक जैसा होता है। तो तमाम सारे डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं, इट्स ओके। तमाम सारी डाइवर्सिटी इज देयर, इट्स ओके। ठीक है, तो डाइवर्सिटी शुड बी देयर बट ऑल्दो दे आर सेम। ठीक है, आप कैसे साहब ये बिहार के लोग हैं, ये यूपी के लोग हैं, ये मराठी लोग हैं, ठीक है, इस तरीके से हम बात करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, फिर ये कह रहा है कि यहां बेल्जियम के नक्शे की बात है कि किस तरीके से ये, इस तरीके से इसने बहुत ब्यूटीफुली कैटेगराइज कर दिया। ये जो येलो प्लॉट है ये डच भाषी लोग हैं, ये फ्लेमिश इलाका है, जो ये रेड पार्ट है ये ब्रुसेल्स बेबीलोन फ्रेंच भाषी लोग हैं। इस तरीके से कैटेगराइजेशन है। चलिए ये आप देख लीजिएगा। अब आइए हम जो मुद्दे की बात कर रहे थे कि तमिल 13% और हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए थे लोगों की संतान, मतलब जो तमिल लोग हैं, चाहे वो वहां के मूल हों, चाहे भारत से अंग्रेजों द्वारा वहां लेके गए हों, तो अब वो सेटल हो गए उधर ही, वो भी अब श्रीलंकाई हो गए और हैं तमिल, तो वो सब अपने आप को एक कम्युनिटी में कंसीडर करते हैं। अब मतलब कहानी ये है कि एक सिंहली बोलने वाले हैं और एक तमिल बोलने वाले हैं। फिलहाल इस पर फोकस करना है। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद हैं। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं। ठीक है, जो बुद्धिज्म का ज्यादातर प्रवाह है, प्रचार है, वो सिंहली लोगों में, वो ज्यादातर बुद्धिस्ट हैं। ठीक है, जबकि तमिल भाषी लोगों में से कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान। यानी सिंहली भाषा बोलने वाले ज्यादातर लोग बुद्धिस्ट हैं जो कि वहां के मूल निवासी हैं, और जो तमिलियंस हैं, जो तमिल बोलते हैं, उनमें से कुछ हिंदू हैं और कुछ मुस्लिम्स हैं। ओके, अब श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, वहां क्रिश्चियंस भी हैं जो दोनों ही भाषाएं बोलते हैं। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता था। बेल्जियम में डच भाषी लोग जो अधिक संख्या में थे, अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती। संभव था इससे देश बढ़ जाता और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत था और ज्यादा था, और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। आइए ये देखें कि असल में दोनों देशों में हुआ क्या क्या। तो पिक्चर आपके सामने क्लियर हो गई कि एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं,
दो देशों का एग्जाम्पल यहां लिया जा रहा है। एक है क्या कहते हैं बेल्जियम का। बेल्जियम में दो भाषाओं का आधार बनाया गया कि एक जो वहां डच लोग थे जो संख्या में ज्यादा थे, दूसरे फ्रेंच बोलने वाले लोग थे जो संख्या में कम थे। फिर एग्जाम्पल है श्रीलंका का, एक सिंहली है जो ज्यादा है, जो बहुसंख्यक है, और कुछ तमिल्स हैं जो माइनॉरिटीज है, वहां अपेक्षाकृत कम संख्या में है। अच्छा, अब यहां क्या हुआ, क्या इसको समझते हैं। श्रीलंका की बात पहले समझते हैं। श्रीलंका कहता है, श्रीलंका की स्टोरी क्या है कि ये आपको तमाम सारी और वो लिट्टे विट्टे भी समझ में आना शुरू है। बेसिक यही है, जब आप तमाम सारे भारत कभी जो इंटरनेशनल रिलेशन में भारत और श्रीलंका के रिलेशंस को समझेंगे तो ये सब जानकारियां बड़ी मदद करती हैं, और हमको बिल्कुल मौका नहीं मिलता क्लासेस में ये स्टोरीज बताने का, क्योंकि उसके लिए स्पेस ही नहीं है, सिलेबस ही इतना ज्यादा होता है कि हम ये सब कहानी नहीं बता पाते। हम बहुत मोटे तौर पर जो टेक्निकल चीजें हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं उसी पे फोकस रहते हैं, तो ये सारी चीजें छूट जाती हैं। तो ये एनसीईआरटी पढ़ के ये अच्छा मौका है कि आपकी समझ एक वहां बन जाएगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। ठीक है, 47 में भारत आजाद हुआ, अंग्रेज यहां गए, 48 में वहां से भी चले गए। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्यक संख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। वो भाई एफर्ट किया उन्होंने, वो मेजॉरिटी में थे, वो चाहते थे शासन उनके अधीन आ जाए। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुसत्ता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। अब यहां कहानी क्या हो गई कि जो सिंहली लोग थे, बहुसंख्यक थे 74%, तो डेमोक्रेटिक तरीके से वो चुनकर आए, लेकिन उनके मन में था यार हमेशा हमारा ही शासन हो, तो इसके लिए जरूरी है कि दूसरी मान्यताओं के लोग कमजोर रहें। तो उनकी पॉलिसीज ऐसी बननी शुरू हुई जिसने तमिलियंस को प्रभावित करना, जो बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। तो ऐसे कई कदम उठाए। बहुसंख्यक परिस्थिति बड़ा अच्छा शब्द, ठीक है, जो मेजॉरिटी होने के नाते जो भाव आते हैं साहब हम ही रहे कायम, तो इस भाव के तहत उन्होंने कई सारी पॉलिसी बनाई। 1956 में कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। तो पहली घटना क्या की गई कि तमिल लैंग्वेज को कंसीडर ही नहीं करेंगे श्रीलंका में, सिंहली विल बी द नेशनल लैंग्वेज, वो राजभाषा होगी। ठीक है, पहला काम तो ये कर दिया गया। यहीं से मैंने कहा कि भाषाएं संस्कृति भी कैरी करती हैं। ठीक है, तो अब इसको हटा ही दिया गया कि अब ये मतलब तमिल जैसी कोई लैंग्वेज है, सिंहली राजभाषा होगी। अच्छा, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। अब लीजिए, हमारा संविधान कहता है देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, इनके कहते थे नहीं सिंहलियों को प्रेफरेंस देंगे। कोई नौकरी निकली, अगर सिंहली ने भी अप्लाई किया है, तमिल ने भी अप्लाई किया है, समान योग्यता या कम योग्यता होने के बावजूद सिंहलियों को मौका मिल जाएगा क्योंकि उनको प्रेफरेंस दी जा रही है। नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। अब लीजिए, अब तीसरी बात, आपको मालूम है कि ज्यादातर सिंहली बौद्ध थे, तो अब तीसरा प्रोविजन क्या किया गया कि जो भी सरकार सेक्युलर जैसी चीज नहीं होगी, वो एक धर्म के बढ़ावे के लिए प्रयास करेगी। हमारे देश जैसी व्यवस्था नहीं थी वहां, तो उनकी अपनी सरकार ने अपने ही देश में, अपने ही नागरिकों में जो अन्य मान्यताओं के जो सरकार में नहीं थे, उनकी मान्यताओं का ख्याल नहीं रखा। उन्होंने कहा कि जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनको प्रमोट करने, बुद्ध धर्म को प्रमोट करने की बात ये करने लगे। अब एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने बात जो एक एक करके ये सरकारी फैसले आए, इन लोगों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। अब तमिलों को लगने लगा कि दे फील अवॉइडेड, उनको लगा साहब हमारे बारे में हमारी सरकार नहीं सोच रही है, बताओ अंग्रेज यहां से चले गए, अब हम स्वतंत्र देश हैं और हमारी सरकार हमारे बारे में नहीं सोचे। ठीक है, तमिल बोलने वाले थे लेकिन थे तो श्रीलंका के ही निवासी, तो उनको बड़ा अवॉइडेड फील होने लगा कि हमको तो यार दरकिनार कर दिया गया, हमको तो ऐसे ट्रीट कर रहे जैसे हम इस देश के नागरिक ही नहीं है। अच्छा, उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं। नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली समुदाय के संबंध बिगड़ते गए। ऑब्वियस था,
तो जब ये तमिलियंस ने अपने आप को अवॉइडेड फील करने लगे, देख भी रहे थे सरकार की पॉलिसी ऐसी है कि वो हमारे धर्म को वैल्यू नहीं दे रही है। आपने समझा, ज्यादातर हिंदू थे, मुस्लिम्स थे, ज्यादातर बुद्धिस्ट, उसमें क्या कहते हैं सिंगली लोग थे। तो हमारे धर्म को मान्यता है, हमारे पहचान पे ही सवाल उठा दिया। हमको जो भी सरकार योजनाएं बनाती जिसमें कुछ बेनिफिट हो, चाहे वो नौकरियों की, चाहे कोई और बेनिफिट, उसमें भी हमको साइडलाइन कर दिया। पहले सिंगलियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो जाहिर है कि संघर्ष की स्थिति बढ़ेगी। उनको लगा कि साहब हमारे साथ तो ये कुछ काम ही नहीं कर रहे, तो जाहिर है विद्रोह की स्थिति बढ़नी शुरू हो जाएगी। यही सब ग्राउंड है लिट्टे का पैदाइश का भी आप समझेंगे इसको। अब यहां ये देखिए नक्शा भी है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब फिर यहां एक शब्द आया, उसको बहुसंख्यकवाद, मेजॉरिटेरियन जो सिस्टम है उसके बारे में बता रहा है। बहुसंख्यकवाद क्या होता है? ये कह रहा है कि ये मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वो अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। इसी को बहुसंख्यकवाद कहते हैं। ठीक है, बहुसंख्यक होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब बहुसंख्यकवाद बढ़ता है ना, आप देखिए भीड़ में चल रहे हैं अपने 10 दोस्तों के साथ, तो लगता है कि सड़क पे सब जैसे चाहेंगे आप वैसे कर लेंगे, तो इससे अव्यवस्था फैलती है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं 10 नहीं 50 लोग चलिए, जैसे सेना के जवान चलते हैं, तो सेना के जवान कितने डिसिप्लिन होकर चलते हैं, उनकी बड़ी संख्या, सोचिए हथियारों के साथ हैं, ताकतवर हैं, उनको ट्रेन ही किया गया लड़ने के लिए, लेकिन वो चलते हैं तो लोगों को सुरक्षा का भाव फील होता है। अरे यार सैनिक हैं, सुरक्षा का भाव, आदर का भाव फील होता है कि अपनी ताकत के बावजूद, संख्या में अधिक होने के बावजूद, अपनी काबिलियत के बावजूद वो लोगों की स्थितियों का सम्मान करते हुए चलते हैं। इसके बदले आप देखिए कोई समुदाय के लोग हैं, अब निकल के चल रहे हैं, कभी आप देखिए चाहे वो मुहर्रम का जुलूस हो, चाहे ये बोलबम का जुलूस हो, अब ये सारे लोग सड़क पे चल रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, कई गाड़ी का शीशा फोड़ दिया कभी, अब उसमें यहां दिक्कत है ना। तो थोड़ी सी संख्या में, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी ताकत आई तो उनको लगा कि यार अब हम जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। इसी को बहुसंख्यकवाद कहते हैं कि उनको लगता है इस वक्त हम संख्या में ज्यादा है, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। तो ये जो भाव आता है, जो भीड़ तंत्र, इसमें जब आप बदलना शुरू हो जाते हैं तो ये बड़ा डिस्ट्रक्टिव होता है, ये ठीक नहीं है। तो बहुसंख्यकवाद कहने का मतलब है कि आप अपनी संख्या के अधिक होने पर ताकतवर फील कीजिए, यहां तक दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर दूसरे को कमजोर संस्कृति का शोषण भी करेंगे अलग अलग तरीके से, यहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसी को बहुसंख्यकवाद कहते हैं। अच्छा, ये कहता है, फिर आगे कहानी को आगे बढ़ाता है कि श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई, मतलब भाई जाहिर सी बात है अपनी बात को रखना है, तो तमिलों ने राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने के तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा जाना शुरू कर दिया गया। आप देखिए अक्सर हमारे देश में भी तो हम जैसे किसी क्षेत्र कोई खालिस्तान की मांग करने लगता है, कोई कुछ अलग क्षेत्र की मांग करने लगता है, तो ये ठीक नहीं है। उनको अगर लग रहा है कि भाई हमको अवॉइड किया गया जिस भी कारण से, कई बार हमेशा लगता है, ऐसा नहीं कि वो जरूरी है, वो जेन्युइन हो, लेकिन यहां तो आपको कहानी से लग रहा है कि इनकी डिमांड जेन्युइन थी क्योंकि उनकी सरकार की नीतियों में उनको अवॉइड किया गया। तो इन्होंने अपने हितों को सुनिश्चित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए तमिलों ने क्या करना शुरू किया कि साहब ये हमारे क्षेत्र लोग सारे इस इलाके में रहते हैं, इसको स्वायत्तता दे दो, आपको अगर नहीं दिक्कत हम अपने लिए खुद ही काम कर लेंगे। अब ऐसी स्वायत्तता की मांग धीरे धीरे देश के बंटवारे को जन्म देती है। तो उन्होंने इस तरीके से मांग करनी शुरू की और नौकरियों में, शिक्षा में समान अधिकार की बात करनी शुरू कर, अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और अपनी मांग को और तेज किया। फिर ये कह रहे हैं कि 1980 के दशक तक उत्तरी पूर्व श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। ठीक है कि ये इलाका ही स्वतंत्र कर दो आप, अब हमको श्रीलंका ये जो सिंघली लोग हैं इनके साथ रहना ही नहीं, हमको स्वतंत्र कर दो, हम अपना देख लेंगे कैसे क्या करना है। तो अलग सरकार ही बनाने की, मतलब एक तरीके से श्रीलंका का बंटवारा करने की बात शुरू हो गई। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हुआ। गृह युद्ध बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। आप देखिए गृह युद्ध मतलब अपने घर में जैसे दो भाइयों के बीच में किसी अपने हितों को लेकर झगड़ा हो जाए तो वो संयुक्त परिवार टूटना शुरू हो जाता है। तो सोचिए जो रिसोर्सेस सामूहिक रूप से जो हमारी डेवलपमेंट को
में मददगार हो सकते थे, अब वो बट के यूनिट में बन जाएंगे, कमजोर होंगे। तो परिवार में अगर किसी को लगता है कि साहब हमारे साथ अनदेखी हुई है, तो जाहिर है वो संघर्ष की स्थिति में आ जाएगा। कई बार ये जायज होता है, नाजायज होता है, ये सब अलग डिस्कशंस हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उस परिवार का माहौल तो अब ठीक नहीं। इसी तरीके से एक देश में अगर दो समुदायों के बीच में लगातार तनाव हो तो फिर देश में गृह युद्ध की स्थिति होगी। और सोचिए युद्ध की स्थिति, युद्ध कभी भी, इस बात को अपने जहन में बैठा लीजिए, कई लोग लड़ाई के बड़े शौकीन होते हैं, हमेशा वॉर और तमाम सारी चीजें, मार दो, ये कर दो, वो कर दो, हिंसा, ठीक है, ये सारी चीजें। लेकिन ये ध्यान रखिए, युद्ध ये तय नहीं करता कि कौन जीता कौन हारा, युद्ध केवल ये तय करता है कि कौन बचा है। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। तो वो विनाश ही लेकर आएगा, वो एक बचा है की बात करेगा, और जो बचा है वो उसका विकास दूसरे की अनुपस्थिति है, ये सोचना, इससे बड़ी मूर्खता कोई और नहीं हो सकती। तो बहुत जरूरी है कि इसको समझने की आवश्यकता है। तो ये कहता है कि श्रीलंका में दो समुदाय, मतलब गृह युद्ध शुरू हो गया श्रीलंका में। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे जा चुके हैं, आज तक बहुत सारे लोग मारे गए। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बनकर आए। भारत जैसे देश में इसके लिए बड़ी समस्या हुई, ठीक है, हम पड़ोसी थे। इससे भी कई गुना ज्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। अब सोचिए, जब रोजमर्रा दिनों लड़ाई होगी तो कहां से दुकान, व्यवसाय, नौकरी चाकरी कैसे करेंगे? यहां तो पता नहीं कि बाहर निकले आएंगे कि नहीं आएंगे, ये तो बड़ा खतरनाक सिचुएशन है। तो रोजी रोटी चौपट हो गई। आपने पढ़ा है 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र की, अच्छा मतलब आप अर्थशास्त्र में भी जब पढ़ेंगे ये सारी चीजें तो ये सारी डिस्कस होंगे कि हमारे क्षेत्र के देश में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामलों में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, पर वहां के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफी परेशानियां पैदा हुई। 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। सोचिए, इतना लंबा, 1948 में आजाद हुआ था और 2009 में, सोचिए उस देश की क्या डेवलपमेंट होगी। और जबकि डाटास क्या बता रहे हैं कि रिसोर्सेज अगर भारत से भी कंपेयर करें तो उनकी जनसंख्या उनकी परिस्थितियों के मुकाबले कई गुना ज्यादा बेहतर थे, लेकिन गृह युद्ध ने मारा कि सारा कुछ चौपट कर दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही कि आप बड़े इंटेलिजेंट हैं, आपका भाई भी बहुत इंटेलिजेंट है, दोनों बढ़िया अफसर बन सकते हैं, बहुत अचीवमेंट कर सकते हैं, लेकिन घर का माहौल ऐसा है, झगड़ते ही बीतता है। सारी एनर्जी जो आप प्रगति में लगाते वो झगड़े में लगा दे रहे हैं, तो आपके झगड़े में ने आपकी संभावनाओं का अंत कर दिया। वैसे श्रीलंका में भी ये स्थिति आई। 2009 तक ये जो गृह युद्ध है वो चलता रहा, ठीक है, डोमेस्टिक वॉर की सिचुएशन बनी रही 2009 तक। अब आ जाइए, ये तो कहानी थी श्रीलंका की। अब आ जाइए बेल्जियम की क्या कहानी है। बेल्जियम में भी कहानी आपने समझा, डच बहुसंख्यक, फ्रेंच अल्पसंख्यक, फ्रेंच कंपैरेटिवली ज्यादा शिक्षित और रिच लोग हैं, ये मतलब डेवलप्ड हैं डच के मुकाबले। अब ये क्या कह रहा है, बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, वी आर डिफरेंट, ठीक है, ये बड़ी बड़ी मजबूत बात होती है। तो उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों को और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रहें। ये इतनी खूबसूरत चीज है। अगर कोई भी भविष्य के बारे में बात कर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपके घर में अगर आप 2-3 भाई हैं, सभी बहुत काबिल हैं और सबकी डेवलपमेंट को अगर सुनिश्चित करना है तो सबसे जो बुनियादी चीज है कि घर का माहौल बड़ा शांतिपूर्ण हो, ठीक है, तो आप अपनी अपनी योग्यताओं के अनुसार डेवलप कर पाएंगे, आपके पास मौके होंगे। लेकिन अगर वो हमेशा वहां झगड़े फसाद होते रहेंगे तो तमाम संभावनाओं का अंत आप खुद ही कर देते हैं। तो इस बात की जिम्मेदारी ली बेल्जियम के नेताओं ने और उन्होंने देश के भविष्य को प्राथमिकता ली। वहां का जो नेतृत्व था उसने उन डाइवर्सिटी को भुनाने की कोशिश नहीं की। कितनी यही नेता होना इसी को कहते हैं जो फ्यूचर में फ्यूचरिस्टिक्स हो, वो भविष्य के बारे में, अपनी आने वाली जनरेशंस के बारे में बात कर सके। तो वहां कहा कि यार ये संघर्ष रहा तो बेल्जियम तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। छोटा सा देश है, आप देखिए बता रहा है हरियाणा के बराबर, कोई ज्यादा स्थिति नहीं है उसकी। तो इतना छोटा सा देश, हमारे छोटे से देश हैं, ये ऐसा अगर इसमें हम लोग भी इनइक्वल फील करेंगे तो डेवलप कैसे करेंगे।
तो इन्होंने अपने संविधान में ही संशोधन कर दिया, ऐसे संशोधन कर दिया कि कोई भले ही अल्पसंख्यक हो लेकिन उसको बेगाना ना लगे, वो लगे कि दिस इज आवर कंट्री, हमारा कंट्रीब्यूशन चाहिए इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसे ही आपके अंदर अपनेपन का एहसास होता है, आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे आप अगर इन्वॉल्व हो कि अगर आपको इस क्लास में समान अधिकार मिलते हैं तो फिर मैं आपका टीचर हो जाता हूं, हमारे आपके बीच एक रिलेशन एस्टैब्लिश होता है, तो ये हमारे आपके बीच में एक रिश्ता मजबूत होता है जो जीवन भर चलता है। तो ये कई बार हम एक दूसरे के नाम नहीं जानते लेकिन बावजूद इसके जो हमारे आपके बीच एक रिलेशन मजबूत हो जाता है, वो हम सबकी भविष्य को निखारता है। मैं टीचर के रूप में मेरे अंदर निखार होगा, आपके अंदर विद्यार्थी के रूप में निखार होगा, हम अलग अलग लेवल पे सफलताएं प्राप्त करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे आपके बीच सौहार्द का माहौल रहे। तो यहां के नेताओं ने इस बात को समझा। ठीक है, अच्छा, उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की, ये ध्यान से समझिए, अपने देश पर भी तमाम सारे इश्यूज में ये सारे एग्जाम्पल आप दे के बिल्कुल अपने आंसर्स में फ्लेवर ही चेंज कर देंगे। तो उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वो बहुत ही कल्पनाशील है। ठीक है, ये मतलब इसको बेल्जियम मॉडल बोलते हैं, बहुत ही खूबसूरत, इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत डिटेल में आप ये सब पढ़ते हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत है, बहुत कल्पनाशील है, तथा कई और देश ऐसा नहीं कर पाए, मतलब कोई और देश इस तरीके से कर नहीं पाए जितनी खूबसूरती से बेल्जियम ने कर लिया। बेल्जियम के मॉडल, विशेष जानकारियों के लिए देखें बॉक्स, अच्छा कुछ अभी है कि कुछ बातें निम्नलिखित है। तो बेल्जियम मॉडल क्या है, आप कभी बेल्जियम मॉडल करेंगे ना तो बड़ी डिस्कशन होती है, बहुत स्टडी किया जाता है इसको, बहुत खूबसूरत है वाकई। तो यहां गृह युद्ध एक शब्द बता रहा है, हमने अभी डिस्कस भी कर लिया कि एक ही मुल्क में सरकार के विरोधी समूहों को हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वो युद्ध सा लगने लगे, यानी अलग अलग समुदाय सरकार के विरोध में और जनता ही आपस में लड़ रही, वही गृह युद्ध है। ओके, तो इनका जो बेल्जियम मॉडल है उसका पहला पॉइंट क्या है, ये कहते हैं कि संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी। वाह, आप देखिए कितनी खूबसूरत और कितने ताकत की बात है ये। यहां डच मेजॉरिटी में है और ये माइनॉरिटी है, लेकिन इनके यहां स्पष्ट प्रावधान है, क्लियर प्रोविजन कर रखा है कि जितने भी मिनिस्टर होंगे दोनों ही कम्युनिटी के मिनिस्टर्स 50-50% होंगे, जिनकी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो 50-50% होंगी, नीति निर्माण में उनका बराबर का सहयोग होगा। सोचिए, सब देश के बारे में सोचेंगे, आप भी बराबर, हम भी बराबर। परिवार में अगर सभी भाइयों को समान अवसर मिल रहा है तो जो भी कमजोर है थोड़ा सा अपेक्षाकृत, उसको भी लग रहा है कि हमारा परिवार बिल्कुल हमको अपना ही बना के रख रहा है, हमारी कमजोरी को अवॉइड कर रहा है, वो अपनी जान लगा देगा परिवार की उन्नति में। तो यहां पहला ही प्रावधान क्या कर दिया उन्होंने कि डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई कानून समुदाय के शासन में क्या लिखा हुआ है कि कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई बहुसंख्यक समुदाय के शासन में क्या हर्ज है। अगर श्रीलंका, अच्छा यहां ये कह ये रहा है कि कोई कानून बनेगा ही तब जब दोनों की इन्वॉल्वमेंट होगी, नहीं तो बनेगा नहीं। ये कितनी कोई चीज तय कर रहे हैं, आपके परिवार में कुछ भी डिसीजन लिया जा रहा है तो आपकी भी सलाह का बहुत सम्मान किया जा रहा है, तो अपने आप आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है। आप देखिए, अगर किसी मामले में आपसे पूछता भी नहीं तो आपकी इन्वॉल्वमेंट भी वहां खत्म हो जाती। अगर आपकी सलाह से कोई काम हो रहा है तो आपका ध्यान भी हो जा रहा है। आपने कहते साहब इस वाले का ऐसा कमरा बनना चाहिए, अब कमरा बनेगा तो आप देखेंगे ठीक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अपने आप इन्वॉल्वमेंट हो जा रही। तो देश निर्माण के लिए कोई नीति बना रही है, उसमें भी हमारी सहयोग है, हमारी इन्वॉल्वमेंट है, तो हम उसके कंस्ट्रक्शन, उसके एग्जीक्यूशन पे भी हमारा रोल बढ़ जाएगा अपने आप। और अगर ऐसा है तो इसमें दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर श्रीलंका में सिंहलियों का राज नहीं होता तो किसका राज होगा? जाहिर है वो, अगर मतलब यहां प्रश्न ये है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय शासन करता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? बहुसंख्यक ऑब्वियसली वो शासन करेगा। तो यही कह रहा है कि मान लीजिए अगर श्रीलंका में श्रीलंका को शासन होता तो उसमें दिक्कत क्या होती? समूह के सांसद उसके पक्ष में होते। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते थे। कहने का मतलब यह है कि अगर चीजें अगर एक तरफा हो, जो बहुसंख्यक है केवल उन्हीं की मर्जी से हो, दूसरे लोग उसके खिलाफ कोई कानून ही नहीं बना सकते, तो संघर्ष बना रहेगा। इसके अपोजिट अगर सबका
इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे बेल्जियम का एग्जांपल है कि बेल्जियम में भले ही फ्रेंच माइनॉरिटी में है लेकिन उनकी संख्या बराबर है, कोई भी नीति निर्माण होगी सहभागिता समान होगी। अच्छा, अब दूसरा क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों के क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। ये देखिए फेडरलिज्म का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है, अभी आप भी पढ़ेंगे ये संघवाद, इसी क्लास में है शायद आगे, तो उसको हम और जब संविधान डिस्कस करेंगे तो और उसके टेक्निकल एस्पेक्ट पे डिस्कस करेंगे, बेसिक हम यहां से समझ लेते हैं। ये कह रहा है केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी ऐसे बहुत सारे पावर्स जो जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं वो क्या कर दिया गया, उन 2 इलाकों जो आपने समझा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनकी स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट कर दिया कि भाई इसके लिए आपको सेंटर को देखने की जरूरत नहीं, यू डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर यू। तो यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकारों के अधीन नहीं रहेंगी, यानी अब इनको कोई डिसीजन लेना होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मुंह देखने की जरूरत नहीं है। इसको भी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पढ़ते हैं, हम भी जब पढ़ेंगे विकेंद्रीकरण तो हम इसको और ज्यादा डिटेल में समझेंगे अपने देश के संदर्भ में। यहां कहने का मतलब यह है कि जैसे आपको मोटे तौर पे क्या होता है, हमारे देश में भी है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और वो अलग अलग राज्य सरकारों में बटी हुई है, तो ये अपने समुदाय, अपने देश के, अपने क्षेत्र के जरूरतों के हिसाब से कानून बनाते हैं। ये अपने सब अपने जब पूरे देश के लिए व्यवस्था करनी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट करनी होती। लेकिन चूंकि हमारे देश में पूरी तरीके से फेडरल या मर्दसंघीय है तो बड़ी सारी चीजों में राज्य की निर्भरता केंद्र सरकार पे, ये हमारे देश की स्टोरी है। लेकिन यहां कहानी क्या हो गई कि ये कह रहा है बेल्जियम में क्या किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तमाम सारी अथॉरिटीज, बहुत सारी शक्तियां इन राज्य सरकारों को दे दी। उनके यहाँ छोटा सा स्टेट है, एक में फ्रेंच ज्यादा रहते हैं, एक में डच ज्यादा रहते हैं, दोनों को दे दिया साहब आप अपने अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट ऐसा ही करो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी वो आप ही तय कर लो, ठीक है। अच्छा, फिर ये क्या कह रहा है कि ब्रुसेल्स जो कि राजधानी है बेल्जियम की, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व। कितनी अच्छी बात है। अब ब्रुसेल्स में देखिए फ्रेंच ज्यादा है, 80% फ्रेंच रहते थे, लेकिन बावजूद वहां की सरकार में क्या किया गया कि 50% रोल डच लैंग्वेज के मानने वालों को दे दिया। क्यों? क्योंकि डच लोगों ने पूरे देश की व्यवस्था में 50% स्वीकार किया फ्रेंच लोगों को। तो कितनी सहभागिता से एक दूसरे के इन्वॉल्वमेंट का, एक दूसरे की एग्जिस्टेंस का सम्मान करते हुए ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इससे बेल्जियम की एक बस्ती का पता यहां दिए गए फोटोग्राफ यहां के एग्जाम्पल है। अच्छा, अगला क्या है कि केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहां एक तीसरे स्तर की सरकार भी है, मतलब एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक तीसरा काम भी करती है, यानी सामुदायिक सरकार, कोऑपरेटिव गवर्नमेंट। जनता के लेवल पे कभी आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे कभी फुर्सत मिले, हालांकि आपके कोर्स के लिए बड़ा जरूरी नहीं है, लेकिन एक बड़ा अच्छा बेल्जियम मॉडल में ये आता है कि कोऑपरेटिव गवर्नमेंट। हमारे देश में जब आप गवर्नेंस पढ़ेंगे तो तमाम सारे हेल्प ग्रुप हैं, एनजीओज वगैरह हैं, तमाम सारे उस तरह के नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज इस तरीके से काम करती हैं, लेकिन इनका मॉडल बड़ा अच्छा है। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग चाहे वे वहां जहां भी रहते हो इस समुदाय की सरकार को चुनते हैं। यानी ये भाषाओं के आधार पे लोकल गवर्नमेंट का, ये जो क्या कहते हैं कोऑपरेटिव गवर्नमेंट है, इसका चुनाव होगा। इस सरकार के लोग संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। कितना खूबसूरत है, आप देखिए। यानी मान लीजिए कि आप हिंदी बोलते हैं तो एक कोऑपरेटिव सरकार बनेगी, तो उसमें अलग अलग भाषाओं, मान लीजिए 3 भाषाएं हैं यहां, तो यहां 3 ग्रुप बना दिया गया। अब पूरे देश में कोई भी फ्रेंच बोलने वाला रहेगा वो फ्रेंच गवर्नमेंट के लिए वोट कर, चाहे जहां रहता हो, किसी भी भाग में रहता हो देश के। जो डच वाला वो डच वाला, जर्मन वाला जर्मन का। तो इससे क्या होगा कि तीनों का एक प्रतिनिधित्व चला गया और इनका काम क्या होगा, ये बाकी पॉलिटिकल मामलों में बात नहीं करेंगे, ये डिसीजन किस पे लेंगे, संस्कृति, शिक्षा और भाषा। हमारे देश जैसा नहीं कि आप चुनते हैं सरकार धर्म के नाम पर और उसको बनाना होता है, डेवलपमेंट के काम कराने होते हैं, उसको जन कल्याण के काम, उसको हॉस्पिटल बनवाना है, सड़क बनवाना है, शिक्षा वगैरह की व्यवस्था करनी। अब ये तो सरदर्दी होगी ना, आपने तो मंदिर बनवाने के लिए चुना था, मस्जिद बनवाने के लिए चुना था,
तो धर्म जाति की रक्षा के लिए आप सरकार चुनते, कहते सब सड़क नहीं बना, वो उसके लिए तो आपने चुना ही नहीं था। अगर धर्म के लिए चुना है तो आप कुछ करो भाई, इनका काम केवल धर्म की व्यवस्था, ये धर्म की अच्छी चीजों को बताएं, धर्म उन्नति कैसे होगी, ठीक है। ज्यादातर लोगों को रामायण की शिक्षा पहुंचे, गीता समझ में आनी शुरू हो जाए, किसी को हदीस समझ में आना शुरू हो जाए, कोई बाइबल की कहानियों से प्रेरित होता रहे, तो संस्कृति को बढ़ावा। तो उसकी तो बात करते नहीं, धर्म के नाम पे सरकार बनती, फिर अधर्म की बातें शुरू हो जाती हैं। धर्म की तो कोई बात ही नहीं करता। धर्म की बातें अगर हम करना शुरू कर दें तो हम पता नहीं कहां पहुंच जाएं, ठीक है। एवरीबडी वांट्स टू बी हिंदू, नोबडी वांट्स टू बी राम, एवरीबडी वांट्स टू बी बुद्धिस्ट, नोबडी वांट्स टू बी बुद्ध, ठीक। एवरीबडी वांट्स टू बी क्राइस्ट, नोबडी वांट्स टू बी, मतलब एवरीबडी वांट्स टू बी क्रिश्चियन, नोबडी वांट्स टू बी क्राइस्ट। तो ये सारे संघर्ष हैं। आप जिनकी प्रेरणा नाम लेते हैं उनके जैसा बनने में कोई आपकी दिलचस्पी नहीं, क्योंकि उनका जीवन संघर्षों से भरा पड़ा हुआ है। उनमें से किसी का एक जीवन आप मानने को तैयार नहीं है, तो असल बात की तो बात ही नहीं करता कोई। तो क्योंकि वहां चैलेंजेस हैं, उन लोगों ने बड़े अपने आप को माइनस करके और फिर समाज के बारे में सोचा। हमारे शुरुआत हम अपने अहंकार को सामने रखते हैं और फिर दूसरे समाज को देखते हैं, तो संघर्ष तो हो गई। तो खैर, तो यहां पर कितनी अच्छी बात है कि वहां एक तो सरकार है कि साहब पूरे देश के लिए कानून बने 50-50% दोनों लैंग्वेजेस के लोग। दूसरी है कि साहब ये स्टेट गवर्नमेंट है, ये भी 50-50 कम्युनिटी होगी इनकी। और एक तीसरे लेवल पे भी सरकार बना दी जहां भाषाई आधार पर चुनो, अपनी भाषा वाला व्यक्ति अपनी भाषा के लोगों को वोट करेगा। और इनका काम क्या होगा, ये पॉलिटिकल मैटर्स में डिसीजन नहीं लेंगे, दे विल डिसाइड कि हमारी संस्कृति, कल्चर, लैंग्वेज ये कैसे इंप्रूव हो। कितना खूबसूरत है, आप देखिए। अच्छा, फिर ये कहता आगे कि आपको बेल्जियम का मॉडल को जटिल लग सकता है। अब इतना हम संघर्ष सुनते हैं कि वाकई ये जटिल लगेगा। निश्चित रूप से ये जटिल है, खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी, पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही है। इस मुल्क में गृहयुद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया, वरना गृहयुद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बंट गया होता। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय बनाया गया। यह सम्मान है अपने आप में कि जब यूरोपीय यूनियन बना, सोचिए इंग्लैंड जैसा देश शुरुआत में शामिल हुआ, अब चीजें रही अलग अलग, फ्रांस वगैरह इतने समृद्ध देश हैं, जर्मनी खुद इतना समृद्ध देश था, लेकिन बावजूद उसके जब ब्रुसेल्स को चुना गया कि यार यूनियन जो है यूरोपियन यूनियन का, ये एग्जाम्पल, ये ब्रुसेल्स को इसको हेड ऑफिस बनाओ, हेडक्वार्टर बनाओ, ये अपने आप में एक सम्मान की बात है। ठीक है, ये देखिए बेल्जियम में यूरोपीय संसद। तो अब आ जाइए, कोई एक अखबार पूरे हफ्ते पढ़ें। अब यहाँ एक थोड़ा सा होमवर्क है, ये सारी चीजें बड़ी अच्छी होती हैं इनकी। कोई एक अखबार पूरे हफ्ते भर पढ़ें और फिर युद्धों और लड़ाइयों की खबरों को कतरने जमा करें। 5-5 छात्रों 2-2 समूह के साथ एक काम करें, फिर 2 समूह अपनी सारी कतरन के साथ मिलकर कुछ इस तरह काम कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप उनके टकरावों को जानने की कोशिश करेंगे, ज्यादातर आपको लगेगा नॉनसेंस बातों के लिए लोग झगड़ रहे हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत होता है ये सारी चीजें। अच्छा, अब आइए यहाँ कंक्लूजन पर। तो यहां 2 एग्जाम्पल आपने पढ़े कि साहब, एक तो बेल्जियम का एग्जाम्पल था, दूसरा श्रीलंका का। एक जब से आजाद हुआ 2009 तक गृहयुद्ध में रहा, उन्हीं भाषाई संघर्षों को लेकर। दूसरा आपने बेल्जियम का एग्जाम्पल है, वहां भी भाषाई संघर्ष है, लेकिन कितनी उन्नति हासिल कर ली। बस ये है कि आपने किस तरीके की चीजें अपनाई। और ये आप भी सबक लीजिए कि हम तमाम सारी बातें करते हैं अपने देश में, तमाम सारे संघर्षों की, एक दूसरे समुदायों के बारे में अपनी भावनाओं को एक बार अपने मन में आप टटोलिए और वो देखिए कि जिस राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं क्या वो वैसे ही राष्ट्र की निर्माण करेगा ऐसी भावनाओं के साथ। तो एक बार जांच परख भी हो जाती है। आपके सामने 2 देशों के एग्जाम्पल हैं। ओके, अब यहां ये बात कह रहा है दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाया। एक ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स को स्वीकार किया, मतलब उन्होंने बांटा, साझेदारी दी, जो पावर शेयरिंग जिसको हम कह रहे हैं, शेयरिंग ऑफ पावर को इंश्योर किया। दूसरे ने केंद्रीकृत करने सारी शक्ति हम ही रखेंगे। तो उसका परिणाम क्या हुआ, उस शक्ति रख के उसने कितनी उन्नति कर ली आपके सामने। दूसरे ने शेयर करके कितनी उन्नति कर ली, छोटा सा देश कितनी उन्नति कर ली वो भी आपके सामने है। ठीक है, तो बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। इस बात को तो सभी देश के लोगों को, हमारे भी देश के लोगों को लिख के अपने देश में अपने कमरे में कैलेंडर टांग के रख लेना चाहिए। खास करके आज के माहौल में जहां हम कितनी सारी बातें, नफरत भरी बातें कर लेते हैं। अब सोचिए हेट स्पीच पे सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा। आजकल ये सब मुद्दे आ गए, हेट स्पीच जैसी चीजें
आप सुनने में आती है, ये क्या होता है, नया नया टर्म सुनने में आ जाता है, भीड़ तंत्र समझ में आ जाता है, ये सब तमाम सारे जो टर्म आए हैं ये सारी चीजें खतरनाक हैं। तो यहां ये बात बहुत जरूरी है कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का, न केवल समुदाय, अलग अलग क्षेत्रों की भी भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। ठीक है, अच्छा, इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इसके तहत पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरे पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है। ठीक है, ये सारी अलग बाईं तरफ अंकित कार्टून में, अच्छा सत्ता की साझेदारी क्यों, वाई वी नीड दिस शेयरिंग ऑफ पावर। अब यहां से कंक्लूजन पे आप चीजें धीरे धीरे समझेंगे, अब चीजें क्या होंगी ये समझने की जरूरत है। तो अब सत्ता की साझेदारी क्यों ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप देखिए, इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेते हैं, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। क्या बात समझी आपने? यहां कितनी महत्वपूर्ण बात कह रहा है ये कह रहा है कि जो अगर पावर का बंटवारा क्यों जरूरी है, तो ठीक है कि जो बहुसंख्यक है अगर वो सब कुछ नियंत्रण अपने ही हाथ में रखेगा तो जाहिर है कि जो अवॉइडेड फील करेगा वो संघर्ष करेगा, और संघर्ष की स्थिति में कम से कम डेवलपमेंट तो नहीं हो सकती। ये बात तमाम सारे एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। अभी आपने श्रीलंका का एग्जांपल ताजा ताजा समझा है। ठीक है, इसके अपोजिट अगर ये सभी को इन्वॉल्व किया जाए, सभी को मौका दिया जाए, तो फिर हम सामूहिक रूप से देश के विकास को इंश्योर कर देते हैं। ठीक है, और इस तरीके से ना तो हिंसा होती है, ना ही राजनीतिक अस्थिरता आती है। अब सोचिए 5 साल में चुनाव होते हैं, हमारे ही संसाधन खर्च होते हैं ना। अब वो 5 साल में ही हो तो ठीक है, पता चले हर 2 वर्ष पे चुनाव ही हो रहे तो कितनी फिजूल खर्ची होगी, हमारे संसाधनों का कितना मिसयूज होगा। वो भी तब जब हम ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही, खाना नहीं मिल पा रहा है। हमारा बहुत सारे लोग हैं जो अपने अस्तित्व का संघर्ष कर रहे हैं, अपने एग्जिस्टेंस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में जो हमारे संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं, उनको ऐसी केवल कि हम एक मत नहीं हो पा रहे इस बात के लिए फूंक दें, ये तो मतलब बिल्कुल बुद्धिमानी नहीं है। तो जब आप अपनी ही चीजों को शेयर करते हैं कि भाई देख हमारे तेरे बीच झगड़ा ये है कि हम दोनों को भूख लगी है, ठीक है, तो हमारे पास इतना ज्यादा आटा है, चल दोनों मिलके रोटियां बनाते, तू तेरी भूख से खा ले, मैं मेरी भूख से खा लेता हूं। आटा बहुत है। अब पता चले कि अगर भूख का पेट भरने के बाद उसके बाद आपको रोटियां, ले भाई एक और खा ले, एक और खा ले, ना ना भाई मेरा हो गया, तो ये चीज बहुत जरूरी होती है। ये शेयरिंग का फायदा होता है। नहीं तो एक एक रोटी पे नजर है, आपका अपना ही भाई नजर उठाया हुआ है तो उसमें दिक्कत होगी। तो शेयरिंग बहुत जरूरी है। और यहां बहुसंख्यक की बड़ी महत्वपूर्ण बात कहा कि बहुसंख्यक ताकतवर में भले ही एक बार अल्पसंख्यक को दबा दें, उनको लगे कि हाँ अभी तो ठीक हो गया हमारा शासन, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा अल्पसंख्यक को दबाएंगे। वो अपने ही लोगों का नुकसान करते हैं, क्योंकि अगर ये भावना आ गई आपके अंदर कि किसी दूसरे की आवाज को दबाया जा सकता है, तो जो भी बात आपके विरोध में उठेगी आप उसको दबाने का प्रयास करोगे, चाहे वो कोई क्यों ना हो। ठीक है, ताकत लड़ते लड़ते आप देखिए तमाम सारे राजाओं की कहानी आपने पढ़े कि वो दुश्मनों को लड़ते थे, बड़े ताकतवर हो गए, नहीं बड़े बहुत बड़े योद्धा, पता चला अपने पिताजी को ही कैद करने लगे। ठीक है, क्योंकि वही उनका विरोध कर रहे, परिवार के लोगों को ही कैद कर रहे हैं। तमाम सारे एग्जाम्पल आपने सुने हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो संघर्ष है, आप देखिए ये तमाम सारे हिंदू और मुस्लिम नाम पे जो लोगों को भड़का रहे हैं लोग अलग अलग, यहां ये ऐसा थोड़ी है कि अगर कोई किसी व्यक्ति को मार रहा है तो बड़ा होकर डॉक्टर इंजीनियर बनने की कल्पना तो वो नहीं करेगा,
वो किसी समुदाय, किसी मुस्लिम ने केवल मुस्लिम होने के नाते हिंदू को मार दिया, हिंदू भीड़ ने मुस्लिम को मार दिया, तो क्या वो अपने अगले भविष्य के बारे में क्या सोचेगा कि मैं बड़ा होकर टीचर बनूंगा, फिलोसोफर, डॉक्टर, इंजीनियर ये सब बनूंगा देश की प्रगति में? जिंदगी भर उसको अपने वो बोझ की, वो हत्यारा है, क्रिमिनल है, दंगाई है, तो वो अपने ही समुदाय का बहुत डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, बड़ा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि सभी के साथ सभी की सहभागिता, उसके लिए पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसी पक्ष में एक और बात कही जा सकती है और यह बात कहीं ज्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र की आत्मा, लोकतंत्र का मतलब ही हमने क्या समझा? इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, लोगों की सहभागिता। और लोगों की सहभागिता होगी ही तब जब पावर ऑफ शेयरिंग होगी। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसको आपको समझने की आवश्यकता है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और लोग इसी ढर्रे में रहें। इसीलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। बहुत गहरी बात, वाकई। आप उसी सरकार को लेजिटिमेट कर सकते हैं, उसी को वैध शासन कह सकते हैं जिसको सभी लोग शासक माने। ठीक है, जबरदस्ती थोपना यह शासन नहीं है। ठीक है, कम से कम लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो शासन नहीं है। लोकतंत्र का में शासन का मतलब क्या है कि आपको हमने शासक स्वीकार किया है। ठीक है, हमारी स्वीकृति भी बहुत जरूरी है। और हमारी स्वीकृति कब मिलेगी? जब हमारे हितों की सुरक्षा होती हुई हमें दिखेगी। आप मुझे टीचर कब मानेंगे? जब आपको लगेगा कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं मेरी वजह से। ठीक है, तो फिर मेरे और आपके बीच में एक मधुर संबंध हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके का व्यवहार नहीं हो पाया हमारे आपके बीच किसी भी वजह से, ये कम्युनिकेशन अगर एक तरफा रहा, तो हमारे रिलेशंस कभी बेहतर नहीं होंगे और हम दोनों के हितों के लिए ये खतरनाक है। तो यहां ये क्या कह रहा है? वैध सरकार वही है जिसे अपनी भागीदारी के माध्यम से समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। ये सारे टॉपिक उठा के सीधा सीधा एसए का टॉपिक बन जाता है आपके एग्जाम में, मेंस के क्वेश्चन बन जाते हैं। वैध शासन वही है जिसको लोगों की सहभागिता हो, आप उस पर टिप्पणी कीजिए, तो तमाम सारे चीजें फिर आप डिस्कशन में इसमें लिख सकते हैं। अच्छा, इन दोनों तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क है, लाभ परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। कहने का मतलब एक तो लॉजिकल ये है कि बंटवारा रहेगा, संघर्ष नहीं होगा, संघर्ष नहीं होगा तो उन्नति करेंगे, और ये तो लॉजिकल हो गया। और जो नैतिक तर्क है कि होना भी ऐसा ही चाहिए कि अगर वो तभी हम लेजिटिमेट, तभी हम वैध शासन कह पाएंगे जब सभी की सहभागिता सबको लगे, हमारे ऊपर कोई जबरदस्ती की चीज ना महसूस हो। इतनी कहानी क्लियर है? इतनी बातें समझने में किसी बात पर कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, मजे कर रहे होंगे आप, मजा आ रहा होगा आप लोगों को। ओके, अब आइए फिर यहां युक्तिपरक, रीजनेबल। व्हाट इज रीजनेबल? हानि लाभ सावधानी पूर्ण से हिसाब लगाकर लिया गया फैसला। यानी आप कोई भी फैसला लें, आप ये कह लें इसमें ये फायदा है, ये नुकसान है, फायदे नुकसान को देखते हुए कोई डिसीजन ले रहे हैं, वही रीजनेबल होता है, युक्तिपरक होता है। पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित फैसला अक्सर इसके उलट हो जाता है। मतलब बिल्कुल मॉरलिटी पर भी कई बार आप आदर्श के आधार पर कोई डिसीजन ले लें कि नहीं यार मुझे तो ये करना चाहिए, जरूरत उसकी नहीं है। ठीक है, जरूरत दूसरी चीज की है, तो उसका भी वो लॉजिकल होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब आ जाइए, एनिते बेल्जियम के उत्तरी इलाके के एक डच माध्यम के स्कूल में पढ़ती है। एनिते किसी बच्ची का नाम है। ठीक है, इलाके के डच माध्यम के स्कूल में पढ़ती है। फ्रेंच बोलने वाले उसके अनेक स्कूली साथी चाहते हैं कि पढ़ाई फ्रेंच में ही हो। सेल्वी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के लिए एक स्कूल में पढ़ती है। वह और उसके स्कूल के बहुत सारे दोस्त तमिल भाषी हैं और इनके माता पिता पढ़ाई का माध्यम तमिल ही रखना चाहते हैं। कौन सी सरकार एनिते और सेल्वी के माता पिता की इच्छा पूरी कर सकती? किसे सफलता मिलने की संभावना अधिक है और क्यों? ये आपके लिए एक होमवर्क है, जरूर इस पर विचार कीजिएगा। ये आपके अपने विचार होने चाहिए। बहुत अच्छा है कि 2-4 लाइनों में लिख लें आप। अच्छा, अब आ जाइए खलील की उलझन। खलील किसी बच्चे का नाम है शायद। ठीक है, अब इसकी क्या प्रॉब्लम है समझते हैं।
ये बड़ा अच्छा है एनसीईआरटी का, जो ये कहानियों के माध्यम से ये आपको बड़ी गंभीर बातें समझा देता है। जैसा कि होता आया है, इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था और बेताल उसकी पीठ पर बैठा था। अरे वाह, मॉडर्न विक्रम बेताल। तो विक्रम मोटरसाइकिल चला रहा है, बेताल उसकी पीठ पर बैठा है। हमेशा की तरह इस बार भी यह सोच कर कि कहीं विक्रम को नींद ना आ जाए, बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। कहानी कुछ इस प्रकार की थी कि बेरूत शहर के में खलील नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे, माँ अलग समुदाय की, बाप अलग समुदाय का। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे। ऑर्थोडॉक्स ईसाई मतलब बड़े परंपरावादी ईसाई थे। तो माँ सुन्नी मुसलमान। ये सुन्नी मुसलमान भी बड़े ऑर्थोडॉक्स होते हैं, ठीक है, कम जरूरी नहीं सभी, लेकिन जनरली। अच्छा, आधुनिक शहर के लिए यह कोई अनूठी बात नहीं थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी बेरूत में भी सब बस जाते थे। वे साथ रहते थे, मेल जोल होता था, पर गृह युद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते भी थे। खलील का एक चाचा ऐसे ही लड़ाई में मारा गया, ठीक है, मतलब उसके खलील का चाचा मतलब उसके पिता का भाई, ठीक। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय हुआ। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस के संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ था, तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए, पर दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे हैं। खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती है। क्यों लगती? अब यहाँ कहने का मतलब स्टोरी है कि अलग अलग कम्युनिटी थी, गृह युद्ध हुआ, बाद में फिर डिसीजन हुआ कि सबकी बराबर सहभागिता होगी। अब खलील जो बच्चा है उसको क्या लगता है ये गड़बड़ है। क्यों? वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते वो सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वो तो दूसरे कम्युनिस्ट समुदाय का लोग बनेंगे जो इसका समुदाय नहीं है। वो ना तो मां के धर्म को मानता है और ना ही पिता के असल में वो चाहता ही नहीं कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। वो एक तरीके से आप उसको कह सकते हैं वो नास्तिक है, ठीक है। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान भी अन्य सामान्य लोकतंत्रों की तरह क्यों नहीं चलता। उसका कहना है कि सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आजादी दीजिए और जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वो राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वो किसी समुदाय का हो। जैसे हमारे देश में वे क्या कहते हैं, हमारी अपनी जो पंथ निरपेक्षता है, ये क्वेश्चन भी अभी आईएएस के मेंस में आया था कि फ्रांस की सेक्युलरिज्म को भारत के सेक्युलरिज्म से सीखना चाहिए। दुनिया में बहुत सारे सेक्युलरिज्म ऐसे हैं, दे क्लेम दैट दे आर सेक्युलर कंट्री, लेकिन बड़ी सारी व्यवहारिक दिक्कतें। भारत का सेक्युलरिज्म उनके लिए एक नजीर, एक एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। चुनौतियां हमारे यहां भी हैं, लेकिन जो आदर्श स्वरूप है वो बड़ा खूबसूरत है हमारे देश का। और यहां देखिए, यहां सारे समुदायों को इकट्ठा तो कर लिया अब कि भाई इस जाति का, इस धर्म का आदमी राष्ट्रपति बनेगा, इस धर्म का प्रधानमंत्री, ये लोकसभा अध्यक्ष बनेगा। अब मान लीजिए एक दूसरा खलील जैसा बेचारा बच्चा जिसका किसी धर्म में कोई आस्था नहीं, मां अलग धर्म से, पिता अलग धर्म से, ठीक है, उसका किसी भी धर्म में कोई आस्था नहीं, वो एथीस्ट है। तो अब ऐसे में तो अब वो क्या करे, मेरे लिए तो यार कुछ बचा ही नहीं, मैं क्या बनूं। तो कहता है भाई जैसे डेमोक्रेसी में होता है, चुनाव करा, जो जीते, जिसको ज्यादा वोट मिले उसको सर्वोच्च पद तक वो जाए। ओके, तो लेकिन उसके जिन बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा है उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति का सबसे अच्छी व्यवस्था है। अब भाई जिन लोगों ने लड़ाइयां देखी किसी उलझन की वजह से, कितनी लड़ाइयों का, नहीं ऐसे ही ठीक है भाई, फिर ऐसा कम से कम लड़ाई तो नहीं हो रही है, ठीक है। अभी कहानी खत्म भी नहीं हुई थी कि वे टीवी टावर के पास पहुंच गए, यहां रुक सकते थे, मतलब वो विक्रम बेताल की कहानी। बेताल ने जल्दी से कहानी खत्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा, अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते? क्या आप पुरानी व्यवस्था को ही चलने देते या आप कुछ नया करते? बेताल विक्रम और अपने बीच हुए समझौते को दोहराना नहीं भूला, मतलब अगर मुंह खोलेगा तो ये उड़ जाएगा। ओके, आप विक्रम बेताल की कहानी तो जानते ही हैं। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है और आप फिर भी नहीं बताते तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या आप बेचारे विक्रम को बेताल के सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं? ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, ठीक है। आप बताइए कि आप मदद कर सकते हैं?
आपके सामने लोकतंत्र की आपने इतनी सारी समझ पड़ी, अलग अलग एग्जाम्पल्स हमें, तो अब क्या खलील की डिमांड जेन्युइन है या उसके जो बुजुर्ग लोग कह रहे नहीं भैया बड़ी मुसीबत से तो गृह युद्ध से छुटकारा मिला तो जो व्यवस्था यही बढ़िया चलेगी? क्या होना चाहिए? अगर आपको नया कानून, नया संविधान लिखने का मौका मिले तो आप क्या लिखेंगे? जरा अपने आप को टटोलने की जरूरत है। ओके, अब आइए, ये बड़ा अच्छा सवाल था, जरूर आप इस पर विचार कीजिएगा। सत्ता की साझेदारी के रूप क्या है, मतलब इसके जो अलग अलग डायमेंशंस हैं वो क्या है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, बहुत अच्छी बात, राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसकी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। अब इसको समझने की जरूरत है। पहला पॉइंट ये, पहला ही मजबूत पॉइंट कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं हुआ, एक धारणा तो ये आई थी, ठीक है। लंबे समय तक यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले एक व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। तो पहली चीज जो स्वरूप है वो ये है कि साहब एक बात तो कहता है कि नहीं साहब जो बहुसंख्यक है शासन उसी का होना चाहिए, वो क्यों डिस्ट्रीब्यूट करे। लेकिन फिर आपने समझा लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये ठीक नहीं है, वो सभी की सहभागिता को सुनिश्चित किया जाए, ठीक है। तो सभी लोग, जितने लोग सहभागी होंगे, नागरिक अगर राजनीतिक सत्ता में सहभागी होंगे वो ज्यादातर सफल होगा, ठीक है। ये बड़ा अच्छा पुतिन और बुश, ठीक है। 2005 में रूस कुछ नए कानून बने हैं। इस कानूनों को बनाकर रूस के राष्ट्रपति को कुछ और शक्तियां सौंपी गई। इसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस का दौरा किया। ऊपर दिए गए कार्टून जो ये है, रूस और ये एक ही गाड़ी में जा रहे हैं, डेमोक्रेसी की एक ही रथ है, डेमोक्रेसी बेचारा इसके पसीने छूट रहे हैं, ये बड़े अच्छे बनाते हैं ये सारी चीजें। और ये दोनों ही इस पे बैठे हुए हैं इस घोड़ा गाड़ी पर। तो दौरा किया। ऊपर दिए गए कार्टून के अनुसार लोकतंत्र और सत्ता के विकेंद्रीकरण में क्या संबंध है? यहां जिस चीज की तरफ ध्यान खींचा गया उसकी पुष्टि में क्या आप भी कुछ कार्टून जुटा सकते हैं? ये होमवर्क है कुछ। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी अनेक रूप हो सकते हैं। आइए कुछ प्रचलित उदाहरणों पर गौर करें, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ओके, यहां शासन के विभिन्न अंग, मतलब अलग अलग विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, हमने कई बार बात की है, के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं, हॉरिजॉन्टल पार्टीशन है, ठीक है। क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता के असीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। आपने ये बहुत डिटेल में समझा कैसे जनता चुनकर भेजती है, फिर वो कानून बनाते हैं, कानून बनाएंगे लेकिन लागू नहीं करेंगे, उसके लिए एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो वो लागू करेंगे लेकिन कोई डिस्प्यूट होगा तो डिसीजन वो नहीं लेंगे, उसके लिए न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका, उसके बारे में बात होती है, ठीक है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है, मतलब सबके पास अलग अलग पावर है तो एक बैलेंस बना रहता है, ठीक है। ये सारी ये न्याय क्या कहते हैं, संतुलन की व्यवस्था, इसको नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन अलग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इसको इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था करते हैं, कंट्रोल और बैलेंस सिस्टम। अच्छा, सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार हो, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। इस तरीके की व्यवस्था हो जाती है। तो इसको अलग अलग नाम दे सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के हितों का भी इससे व्यवस्थित हो जाए, जैसा हमारे देश में कि सबकी चूंकि डिफरेंसेस इतने, राज्य सरकारें अपनी चीजों को ध्यान दें, केंद्र सरकार पूरे देश पर ध्यान दे, इस तरीके से बात की जा सकती है, ठीक है। लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहां के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा, जैसे अमेरिका के संविधान में। बेल्जियम में तो ये काम हुआ है पर श्रीलंका में नहीं हुआ। बेल्जियम का एग्जाम्पल लीजिए, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो बेल्जियम में क्लियर हो गया भाई ये कैसे कैसे काम करेंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर स्टेट गवर्नमेंट भी इंजॉय करेंगी, तो इस तरीके से श्रीलंका नहीं कर पाए।
राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है। हमारे देश में है नगर पालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयां हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर, लंबवत जिसको बोलते हैं क्या, वर्टिकल वितरण कहा जाता है। हम अगले अध्याय पे इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब आ जाइए, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण, जो आपने समझा, अपने अपनी भाषा के लोगों को चुनकर भेजेंगे, वो भाषा, संस्कृति और इसकी उन्नति के लिए काम करेंगे। ठीक है, कुछ देशों में संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदायों और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी जाएगी। हमारे देश में भी कुछ रिजर्वेशन प्रोविजंस किए जाते हैं इसके लिए। पिछले साल हमने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव, हमने अभी बात की भी थी। ठीक है, ये कि जो आरक्षित क्षेत्र कर दिया जाता है वो इसी बात का एग्जाम्पल है। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के अलग अलग तरीकों पर हम कई चैप्टर में, अभी आगे के भी कई पाठ में चर्चा करेंगे। फिर अगला ये कहता है कि सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित, नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर होना चाहिए। जैसे हमने इलेक्शन में जो बात की थी, किस तरीके से चुनाव राजनीति होती है, चूंकि विकल्प होने जरूरी है ताकि जनता बेहतर का चुनाव कर सके, अपने हितों को बेहतर तरीके से समझ सके। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं, हमने ये बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठन, हित समूह, ठीक है, ये बड़ा, अब जब गवर्नेंस में ये सब बहुत क्या कहते हैं, डिटेल में ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं कि अलग अलग हित समूह होते हैं, दबाव समूह, जो प्रेशर ग्रुप्स और ये सारे लोग होते हैं जो अपने अपने हितों को बहुत कॉमनली लीड करते हैं। ये सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं, साहब हमारे लिए पॉलिसीज, कानून ये सब बनाए जाए। तो इस तरीके से भी सत्ता का, ये सारे वो पॉइंट हैं जिसके आधार पे हम बात करें किन किन तरीके से सत्ता का वितरण किया जा सकता है। हम अलग अलग प्रशासन के आधार पे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कर सकते हैं, हम केंद्र, राज्य, लोकल गवर्नमेंट कर सकते हैं, हम शिक्षक, व्यवसायी, इंटरेस्ट ग्रुप, किसान, इन लेवल पर भी सत्ता का बंटवारा कर सकते हैं। सत्ता के बंटवारे के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। ये सत्ता की साझेदारी की 4 श्रेणियों में किस में आता, चाहिए एग्जाम्पल है, आप ये बताइएगा कि किस में क्या आते हैं। ये उसी के एग्जाम्पल है जो आपने अभी तक पढ़ा। अब यहां कुल मिलाके कहानी यहां यही थी इस वाले चैप्टर में कि जो भी पावर हम हासिल करते हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमने समझा था कि मोटिव ये है कि जनता का विकास हो सके। हमको कोई भी राजनीतिक व्यवस्था क्यों चाहिए, जो मैंने अभी आपको क्लास की शुरुआत में जो ड्रॉ किया है, एक बार जरूर आप उसको देखिएगा। तो मोटिव ये है कि क्यों चाहिए हमको राजनीतिक व्यवस्था। मोटिव ये है, एक मैकेनिज्म है, पॉलिटिज्म मैकेनिज्म। वो क्या करती है, ये अपने नागरिकों के विकास के बारे में बात करती है। इसको सुनिश्चित करने के लिए हमने जो एक शासन प्रणाली चुनी है उसको लोकतंत्र कहा। लोकतंत्र में हमने समझा कि साहब ये जनता की सहभागिता, उसके लिए चुनाव व्यवस्था, संस्थाओं के बारे में बात की। ये कहा ये लिपिबद्ध होना चाहिए, हमने संविधान के निर्माण की बात की। इन सब के माध्यम से हमने जनता को अधिकार दिए ताकि संस्थाओं पर नियंत्रण भी रह सके। लेकिन ये जो ताकत होती है, जो पावर है, जो सत्ता की ताकत है, अगर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है तो ये बहुत जरूरी है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल हो जाए। दुनिया में जिन देशों ने ऐसा कर पाने में सफलता हासिल की है, उनके विकास की गति देखिए, और जिन देशों ने भी इसमें दिक्कत हुई है उनको बड़े सारे संघर्ष झेलने पड़े हैं। अभी आज हमने बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल से ये बात समझी। अब आपके सामने अपने देश की स्थिति है, आप रोजमर्रा की जिंदगी में तमाम सारी घटनाएं पढ़ते हैं, राजनीतिक संदर्भ में, धार्मिक संदर्भ में, आर्थिक संदर्भ में, सामाजिक संदर्भ में, तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग घटनाएं पढ़ते हैं। और ये सारी बातें आपको कई बार आंदोलित करती होंगी, तमाम सारे आपके अंदर तमाम सारे सवाल जवाब, अपने विचार आते होंगे। लेकिन इन सब में अगर आप एक चीज कॉमन करें कि देश, ठीक है, आपके जो भी विचार हैं क्या वो देश की उन्नति में सहयोग करेंगे?
ठीक है, अगर जवाब हाँ आता है तो उसको बहुत नरिश करने की जरूरत है, उन विचारों को बहुत और पोषण कीजिए कि देश की देश जब आप बात कर रहे हैं तो देश मतलब देश में रहने वाले लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये इनके डेवलपमेंट को इंश्योर कर रहे हैं। अगर आप विचार वी द पीपल ऑफ इंडिया को नरिश कर रहे हैं, इनके विकास में मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छे विचार हैं, कभी समझौता मत कीजिएगा इन विचारों से। लेकिन अगर आपके विचार वी द पीपल ऑफ इंडिया को चोट पहुंचाएंगे तो वो देश को चोट पहुंचाएंगे। जितना जल्दी हो सके उस पर पुनर्विचार कीजिए और उसके विकल्प की तलाश कीजिए। तो आज के इस टॉपिक का यही उद्देश्य था कि आप चीजों को ऐसे समझ पाएं। ठीक है, तमाम सारे अभी और चीजें पढ़ेंगे, ये लोकतंत्र हमको पढ़ते ही रहना है, ये तमाम सारे संसद की चीजें, जो गवर्नमेंट प्रोसेसिंग है, वो सारी चीजें भी और आगे आपसे पढ़नी है आगे क्लास में। तो आज इतना ही है इस चैप्टर में। तो चलिए, आपको बहुत सारी, आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट होती जा रही है, आपकी जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है और उस पर जरूर आप अपने आप को तराशते जाइए और फिर अगली अगली क्लास में हम नए नए टॉपिक को लेकर आएंगे और फिर आगे की बात करेंगे। चलिए, मिलते हैं आपसे फिर। थैंक यू वेरी मच।